टॉपिक है फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, आपने इससे पहले बोस आइंस्टाइन और मैक्सवेल पढ़ा है। सबकी ना जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है ना, इसकी वैल्यू सब में डिफरेंट है। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। दैट इज़ इन केस ऑफ बोस आइंस्टाइन Ni प्लस Gi-1 यहाँ पर एक पार्टिकल लेके चलते थे, उसको इग्नोर कर देते थे और अपॉन में Ni फैक्टोरियल, यही थी वैल्यू। ठीक है, Ni प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस फेस पे सेल -1, एक रेस्ट पे पार्टिकल लिया था, तो फेस पे सेल भी क्या हो जाएगा हमारा, एक कम हो जाएगा। अपॉन में Ni का अपना अरेंजमेंट होता था। सिमिलरली आपको मैक्सवेल की आपको याद ही होगी, उसके अंदर आप करके आ चुके हो। दैट इज़ द केस ऑफ बोस आइंस्टाइन। ठीक है, इन्हीं पे सारा कुछ डिपेंड होगा, इसको रट लेना अच्छे से। अब आपका है फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके अंदर क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। ये फर्मी ड्राग स्टैटिक्स को वो कहते हैं। ये भी कहते हैं कि दो पार्टिकल इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, एक पार्टिकल ही रहेगा। यहाँ पर जो माइक्रो स्टेट होती है वो भी कम होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जैसे मान लो N1 से N के पार्टिकल हैं, उनकी मीन एनर्जी ये है। तो फेस स्पेस को मैं कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, मैंने K कंपार्टमेंट में। हर कंपार्टमेंट की अपनी एनर्जी इंटरवल होगा। ठीक है, उस कंपार्टमेंट के साथ उनकी क्या होगी, फेस स्पेस सेल भी होंगे। ठीक है, 1 2 3 रिस्पेक्टली। तो ये मतलब कहाँ सकते होते हैं, मतलब K की जगह हम ith भी ले सकते हैं, Gi कर सकते हैं, Ui कर सकते हैं और Ni कर सकते हैं, और K तक बोल रहे हैं। I रेफर्स टू 1 to K। फर्मियोन जो होते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को करते हैं कि एक सेल कंटेन आइदर 1 और 0, या तो एक होगा या 0, दो पार्टिकल नहीं हो सकते। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर हमारे पास क्या था, Ni Gi इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, Ni Gi ये काफ़ी ग्रेटर होगा। ये देखो याद होगा, Ni Gi इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ सॉरी उल्टा हो जाएगा, Ni Gi से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, मतलब ये इक्वल कंपरेबल होते हैं, वैसे पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारे पास Gi है, फेस पे सेल ज़्यादा रहेंगे। क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल तो इकट्ठे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, दो से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। तो क्या ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ फेस पेयर। ये याद करने का तरीका है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो रहने के चांसेस ही नहीं है। तो कंपेरेबल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या रहेगा, Gi रहेगा ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा, Ni, और यहाँ पर क्या रहता था, Gi रहता था मैक्सवेल में। ठीक है, इसका रिज़ल्ट आपको याद हो तो एक बार दिखाई देती हूँ, यहाँ था। चलो वो बात आपने अभी निकाला ही था, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। एक सेकेंड आई, हाँ ये यहाँ पर क्या है, Gi की पावर Ni अपॉन में Ni। ठीक है, याद रखना, ये मैक्सवेल में है। ठीक है, फर्मियोन्स पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करते हैं, और ये क्या बोलते हैं, Ni Gi इज़, सॉरी गलत लिख दिया था, Ni Gi लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फेस पेयर सेल ज़्यादा रहेंगे। क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, दैट्स वाई। ठीक है, तो मतलब Gi हमारा, हम ये भी बोल सकते हैं कि Gi की वैल्यू ज़्यादा हो गए Ni से, तो Ni सेल्स जो होंगे फिल होंगे, और Gi माइनस Ni वेकेंट हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा था उसके अंदर। बाकी नीचे वाली जो टर्म होगी डिनोमिनेटर वाली, वो सारी सेम रहेगी। देखो Gi माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में Ni फैक्टोरियल। Since fermions obey Pauli exclusion principle, that is one cell contain either 1 or 0 particle. We have two compartment. ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल आएगा और यहाँ एक पार्टिकल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है कि हमें पार्टिकल को क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कंडीशन होती है, यहाँ Ni की वैल्यू Gi से क्या होती है, लेस होती है, मतलब नंबर ऑफ फेस पेयर सेल इज़ मोर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेस पेयर सेल शुड बी इक्वल, मे बी इट कैन बी इक्वल, तो आप यहाँ इक्वल का साइन भी लगा सकते हो। तो Gi आपकी वैल्यू Ni से ज़्यादा होगी। मान लो मैंने एक अजम्पशन करी है, Gi की वैल्यू मेरी 10 है, Ni की मेरी 6 है। आउट ऑफ Gi सेल Ni सेल्स आर फिल्ड अप, मतलब जो मेरे 6 फिल होगी, तो कितनी बची, 10 माइनस 6 बची, वो वेकेंट होगी। ठीक है ना, Gi की वैल्यू Ni से ज़्यादा है, मान लो ये 10 है, दैट इज़ 6, तो आउट ऑफ Gi सेल Ni सेल्स फिल्ड होगी, जो वेकेंट कौन सी बची, 10 माइनस 6, वही बची ना। तो Gi सेल कैन बी अरेंज अमंग दैम सेल इन Gi फैक्टोरियल वेज, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये अपने अलग वे में भी कर देंगे। सिमिलरली Ni भी, इनकी परमुटेशन फिल्ड अप दैम सेल्फ इन Gi माइनस Ni, जो वेकेंट सीट है वो भी तो अपने आप को अरेंज करेंगी, तो हमें उनका भी लिखना पड़ेगा। परमुटेशन ऑफ वेकेंट सेल अमंग दैम सेल्फ आर मीनिंगलेस, एक तरह की जो वेकेंट सीट है उनको क्या ही करना है, जो वेकेंट सीट है उनको तो ऐसे ही रहना चाहिए, पर वो कहता है कि एक तरह का मीनिंगलेस अरेंजमेंट होगा, बट वी हैव टू शो दैट। मीनिंगफुल अरेंजमेंट को हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते थे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसका, जो ज़्यादा चीज़ है उसका अरेंजमेंट चलेगा, दैट इज़ Gi। ठीक है, मीनिंगलेस क्या होगा, मीनिंगलेस में ये वेकेंट सीट होंगी,
ये होगा और ये नंबर ऑफ पार्टिकल अपने आप को अरेंज करेंगे वो होगा। ठीक है, अब बात समझ के। फर्मियोन्स पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करते हैं, या तो इसके अंदर एक पार्टिकल होगा या फिर ज़ीरो होंगे। यहाँ पर GI की वैल्यू ज़्यादा होती है NI से, मान लो 10 है 6 है, GI सेल में से NI फिल्ड होगी, मतलब 6 फिल्ड होगी, वैकेंट कितनी बची 4। तो मतलब ये वैकेंट सीट एक तरह का मीनिंगलेस अरेंजमेंट आता है। सिमिलरली NI अपने आप को अरेंज करे क्योंकि इसकी वैल्यू लेस है, तो ये भी किस में आता है, मीनिंगलेस में। टोटल अरेंजमेंट किसकी, सबसे ज़्यादा जो चीज़ होगी उसका अरेंजमेंट चलता है GI। सिमिलरली हम उसकी बात करते हैं, वहाँ NI नंबर ऑफ पार्टिकल थे, GI अपने आप को अरेंज कर रहे थे, एक पार्टिकल फिक्स कर रहा था। तो नीचे ये वाली जो थी अरेंजमेंट क्या थी, जो ये वैकेंट में आ रही थी, क्योंकि ये सारे बच जाते थे ना GI-1 फैक्टोरियल सिमिलरली NI। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। अरेंजमेंट कैन बी ऑब्टेन इन अदर कंपार्टमेंट एज वेल। तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 to k, सिमिलरली लॉगरिथम लगाएंगे, स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाएंगे। स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाना, इसको सॉल्व करना, तो आपके पास NI की वैल्यू कांस्टेंट होती है, DNI की 0, दिस इज दिस, लैग्रेंजस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई अल्फ़ा और बीटा से कर देना। और आपके पास सिमिलरली यहाँ पर भी रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, इफ़ NI इज इक्वल टू दिस फॉर्म में आ जाएगा। NU के लिए बताना हो तो पर यूनिट एनर्जी इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू मीन एनर्जी मैग्नीट्यूड। U क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा ना, U1 से लेकर अप टू UK तक। तो उन्होंने NU DQ के लिए बता दिया, आप बता सकते हो। G इज़ द नंबर ऑफ लेवल, फेज लेवल करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी स्टेट U। और बीटा की वैल्यू आपको याद है 1/kT लेते थे। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, अल्फा क्या होता है, लैग्रेंजस मल्टीप्लायर से हमने एक ऑपरेटर निकाला है, दैट इज ऑपरेटर। और दैट इज़ अ बेसिकली फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये फर्मियोन्स के बारे में देता है विद द एनर्जी इंटरवल U और U प्लस DU इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो चुका। अभी थोड़ा सा फर्मी ड्राफ्ट मुझे जिनको बोस-आइंस्टाइन हो गया, जो करके दिखाना चाहते हैं तो वो करके दिखा देना एक बार। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन पूरा एक बार करके दिखा देना। ठीक है, फिर नहीं तो ऐसे तो टेस्ट होगा ही, तो ये एक तरह आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि फर्मी ड्राफ्ट भी बहुत बड़ा है, तो मैं एक ही दे पाऊँगी, या तो फर्मी ड्राफ्ट या फिर बोस-आइंस्टाइन। आप एक करके दिखा देना मुझे। ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। अच्छा, अभी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। मान लो मेरे पास ये कोई मेटल है, मान लो कोई भी हो सकती है, कॉपर की है, वहाँ पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी कैसे होती है, कैसे एनर्जी, क्या सबकी एनर्जी सेम होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना, पॉली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से डील करता है, और वो जोन्स की बात करी थी वो फोटोन से डील कर रहा था। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, बोस-आइंस्टाइन प्लीज़ मुझे करके दिखा देना। बाकी टेस्ट तो होगा ही, तो 2 हैं तो एक आप करके दिखा देना, नहीं तो 2 में लेना पड़ेगा। एक आप करके दिखा देना और एक आप करना है, बाकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चे फिर बोलते हैं कि मैम ज़्यादा कराते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल मूव अबाउट इज रैंडम इन द सेम वे एज द गैस मॉलिक्यूल। ऐसे ही मूव करते हैं, कोई फ़र्क नहीं, जैसे गैस मॉलिक्यूल एक कंटेनर में मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन गैस कह देंगे। जैसे वहाँ पर फोटोन्स होते थे उनको फोटोन गैस कहा जाता था। इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, ये किसने बताया था, 1926 में फर्मी और ड्राक, 2 साइंटिस्ट ने उन्होंने मिलकर बताया था। उन्होंने क्या यूज़ किया, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए, उसका एक्सप्रेशन के लिए। उन्होंने क्या बोला कि दी T डिक्रीजेज, मान लो U/kT, इस T की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो एनर्जी जो होगी वो भी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली हो गया ना, नीचे है तो ऊपर जाके ऊपर, तो ये एक तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो जितनी ही आपकी, जैसे टेम्परेचर, हाँ जैसे आप टेम्परेचर लो डाउन करते हो तो एनर्जी भी तो उनकी क्या हो जाती है, लो डाउन हो जाती है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था बोस-आइंस्टाइन भी। तो एक एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, वहाँ एनर्जी जो होती है आपकी मिनिमम होती है। ठीक है, तो ज़ीरो के ओनली द लोअर एनर्जी लेवल शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तरह ज़ीरो केल्विन एक तरह की उनकी ग्राउंड स्टेट होती है, जहाँ एनर्जी लेवल क्या होती है, मिनिमम होती है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या ओवर करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओवर करते हैं, क्योंकि और पार्टिकल ले ही नहीं सकते, एक होगा या ज़ीरो होगा। ईच एनर्जी लेवल इज हर एक, मान लो ये एनर्जी लेवल्स है मेरे, सॉरी ये एनर्जी लेवल है, तो हर एक पार्टिकल एक एनर्जी लेवल को ही ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। सो एट एब्सोल्यूट जीरो फिलिंग अप और एनर्जी लेवल स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी लेवल। स्टार्ट कहाँ से होता है, लोवेस्ट से स्टार्ट होता है, फिर आगे 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 थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉन को अक्यूमेंट करते रहते हैं। तो देयर इज़ एनर्जी लेवल अबव विच नो इलेक्ट्रॉन, अब कुछ ना कुछ एक स्टेट आएगी जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मान लो ये वैकेंट सीट है, तो उस एनर्जी लेवल को क्या बोला जाता है, फर्मी एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, इसके बिलो क्या होते हैं, सारे जो लेवल्स होते हैं फील्ड होते हैं, और ऊपर वाले सारे वेकेंट होते हैं। ठीक है,
इन द लैंग्वेज ऑफ स्टैटिक्स की बताएं हम बात करें तो टेम्परेचर क्या था 0 केल्विन, वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए 0 हो गए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो ग्रेटर होगी यूएफ से, फर्मी से, ठीक है। यूएफ क्या बताता है? एक फर्मी लेवल है जहाँ पर अबव वाले सारे क्या हैं, वेकेंट है। तो हमारे पास अभी एनर्जी इक्वल है, सॉरी एनर्जी हमारी ज़्यादा है फर्मी से, क्योंकि फर्मी जो क्या बता रहा है, वेकेंट को बता रही है। यदि वेकेंट को ही साइड कर दिया तो सिर्फ एनर्जी हमारी ये ज़्यादा होगी, तो वेकेंट की तो बात ही नहीं हुई, तो सारे हमारे पास फिल है। यदि सारे हमारे पास फिल है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल को स्टैटिक्स की बात करें, टेम्परेचर 0 केल्विन पे यदि ये वैल्यू 0 हो जाती है तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आई टोल्ड यू कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा तो एनर्जी 0, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, दैट शुड बी आल्सो 0 के लिए। लेकिन हाँ, एब्सोल्यूट 0 से ज़्यादा बढ़ेगा तो फर्मी एनर्जी वाला टेम्परेचर आएगा। वो फर्मी एनर्जी वाला टेम्परेचर क्या बताएगा, वेकेंट सीट के बारे में बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो एन यू वाई जी की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, यू ग्रेटर देन यू एफ और यू लेस देन एफ होगा, तो इसकी कुछ ना वैल्यू 1 आएगी। पहले ही बताया था जब हम बोजोन्स कर रहे थे तो वहाँ पर 0 के केस में 1 आ रही थी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली वैसे उसकी 0 आ रही थी। तो सिमिलरली दैट इज़ द केस ऑफ दिस, यहाँ यू ग्रेटर होगा तो इनकी नंबर ऑफ फेस पे सेल, अब यू से डिवाइड कर दो देयर इज़ नो इशू, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, 1 कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से डील करता है तो 0 और 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो दैट इज़ देयर डायग्राम, सी हम वी विल स्टडी इन नेक्स्ट उसमें। प्लीज़ बोल सेंस करके दिखाना तो करा देना, ठीक है।